तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 जो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के चल रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 21। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम कवर करने वाले हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। 30 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। 30 में से कितने नंबर आपके आए हैं, ये आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और जो रीसेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वे प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। सरल प्रश्न भी रहेंगे, मीडियम प्रश्न भी रहेंगे और कठिन प्रश्न भी रहेंगे। तो कठिन प्रश्न जहां पर आए छोड़ करके भागना नहीं है, क्योंकि देखिए व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। कहो वो कठिन प्रश्न ही आपसे पूछ दे, फिर पता चला कि आपके नंबर कम हो गए। और अगर आपको 90 नंबर ले आना है तो बस आप इसी सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो अब तक हम 20 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें सीडीपी की 5 वीडियो और 6 वीडियो लगभग हम ईवीएस की बना चुके हैं। ईवीएस की 7वीं वीडियो है। हिंदी पेडागोजी की और हिंदी लैंग्वेज की वीडियो आज सुबह ही हमने अपलोड की है। इंग्लिश की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। गणित पेडागोजी की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो सारी वीडियो आपको देख लेनी है। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ये सारी वीडियो एक साथ उसी प्लेलिस्ट में जा रही हैं, उस प्लेलिस्ट को आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी देते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हुए चल सकते हैं। पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक पुस्तक क्या दर्ज करती है। आपने कई बार सुना होगा रेड डाटा बुक में ये हो गया, ये स्तर बढ़ गया, ये कम हो गया। तो ये रेड डाटा बुक किसका निर्माण करती है, क्या दर्ज करती है। आइए देखते हैं। ऑप्शन, लाल फूलों वाले पौधों को बताती है, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर के बारे में बताती है, धरती पर उपलब्ध सभी जानवरों के बारे में बताती है, या फिर संकटापन्न पौधे और जानवर के बारे में बताती है। इसका अर्थ है ऐसे पौधे और जानवर जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि समाप्ति की कगार पर हैं। जैसे आपके चील हो गया, जो गिद्ध हो गया। गिद्ध अब कहाँ दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो रेड डाटा बुक होती है वो संकटापन्न पौधे और जानवर के बारे में बताती है। देखिए, तो रेड डाटा पुस्तक ऐसा स्रोत है जो सभी संकटापन्न जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखती है कि कहाँ पर कितने पौधों की कमी हो गई है, कितने जानवर विलुप्त के कगार पर हैं। जैसे भारत से जो गिद्ध हैं वो गिद्ध अब लगभग विलुप्त होने वाले हैं। कहीं कहीं पर आपको गिद्ध दिखते होंगे, चील वगैरह दिख जाएगी, लेकिन गिद्ध आपको बहुत कम ही देखने को मिलते होंगे। और भारत ने भी अपनी अलग अलग से जो है रेड डाटा बुक का निर्माण किया है। तो एक वर्ल्ड वाली है और एक भारत वाली है। तो रेड डाटा बुक किसका वर्णन करती है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए, आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, तो चच्चू प्रकाशन के द्वारा एमपी टेट की एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की बुक निकाली गई है। 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, लगभग 2500 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 4 शॉर्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सारे प्रश्न दिए रहेंगे, और प्रश्नों के साथ साथ में उन प्रश्नों का आपको आंसर दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, और हर एक प्रश्न के बारे में उस आंसर की डिटेल में जानकारी भी आपको यहाँ पर दी रहेगी। तो आप ये पुस्तक मंगा करके अपनी प्रैक्टिस बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई एक आध सब्जेक्ट गड़बड़ है, तो आप इनकी सब्जेक्टिव बुक भी मंगा सकते हैं, जैसे कि गणित की, हाँ, उसके अलावा इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास, या फिर संपूर्ण गाइड भी आप इनकी मंगा सकते हैं। आप ये सारी किताबें आप जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इन किताबों को आप मंगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि पर्यावरण के अजैविक घटक इनमें से कौन से हैं। आसपास की वायु, जल, स्थल, या फिर इनमें से सभी। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे के सारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के बारे में पिछली वीडियो में भी हमने आपको डिटेल में समझाया था। आइए देख लेते हैं क्या होता है ये अजैविक घटक और जैविक घटक। देखिए,
तो पारितंत्र में जैविक घटक तथा अजैविक घटक दो प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। वायुमंडल में उपस्थित सभी निर्जीव घटक अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जो लोग सांस नहीं लेते हैं वो सारे के सारे जो निर्जीव घटक होते हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, और जो लोग सांस ले सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, वो सारे के सारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इनमें जीवाणु, कीटाणु वगैरह सब लोग आते हैं, ठीक है, जैविक घटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, डैश एक ऐसा जीव है जिसका उपयोग किसी पारितंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसका यूज हम वहाँ की पारितंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए कर सकते हैं कि वहाँ का वायु कैसी है, वहाँ का प्रदूषण स्तर कैसा है। बताइए कौन सा ऐसा जीव है। आइए ऑप्शन देख लें। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में, अपघटक, शिकारी, जैव उपचारक या फिर जैव सूचक। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जैव सूचक का यूज करते हैं वहाँ की वायु की गुणवत्ता जानने के लिए। अब देखिए जैव सूचक क्या होते हैं, देख लेते हैं। तो एक जैव सूचक बायो इंडिकेटर कहते हैं इसको, ठीक है, जैव सूचक को हम बायो इंडिकेटर कहते हैं। आपने कई बार बायो इंडिकेटर के नाम से इसका नाम सुना होगा। एक ऐसी प्रजाति है जिसका कार्य पर्यावरण की गुणवत्ता की स्थिति का खुलासा करना है। कैसे? तो जैव सूचक के उदाहरण है लाइकेन और केचुए। अब केचुए जहां पर भी पाए जाएंगे उसका अर्थ है कि वहां की मिट्टी बहुत ही अच्छी है। अच्छी मिट्टी में ही केचुए रह पाते हैं, ठीक है ना। अगर मिट्टी पथरीली होगी या फिर एक तरह से कह सकते हैं खराब मिट्टी होगी, वहाँ पर केचुए रह ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर ज़्यादा केचुए पाए जाते हैं इसका मतलब है वहाँ की मिट्टी अच्छी है, और जहाँ पर ज़्यादा लाइकेन के पौधे पाए जाते हैं इसका अर्थ है कि वहाँ की वायु स्वच्छ है, बहुत अच्छी वायु है। तो लाइकेन और केचुए इस बात का जो है खुलासा करते हैं कि वहाँ की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ के पर्यावरण की गुणवत्ता कैसी है। तो इन दोनों को हम जैव इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े से कठिन प्रश्न होंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और टेस्ट को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जब अगर ये आपके एग्जाम में आ गए मान लीजिए कठिन प्रश्न, तो और लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप इन प्रश्नों को करके जाएंगे तो आप किसी भी कीमत पर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, कितना भी कठिन पेपर बना दिया जाए, ठीक है। देखिए, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी ये चर्चा में रहा था, क्यों रहा था, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। पहले देख लेते हैं महादेवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। उड़ीसा, बिहार, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में है ये महादेवी वन्यजीव अभयारण्य। अब ये चर्चा में क्यों हो रहा था, आइए देख लेते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने एक निर्देश जारी कर गोवा सरकार को यह निर्देश दिया है कि 3 महीने की अवधि के भीतर महादेवी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के आसपास के क्षेत्र को औपचारिक रूप से बाघ अभयारण्य घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बाघ वगैरह अच्छी खासी मात्रा में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये बाघ अभयारण्य के रूप में नहीं घोषित किया गया है। इस पर जो है वहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत की, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर ये जो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसे आपको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर देना है, बाघ अभयारण्य बना देना है, ठीक है। इस वजह से यह चर्चा में रहा था। तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के गर्म होने को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? ये जो क्षेत्र है समुद्र का, प्रशांत महासागर वाला, मध्य और पूर्वी, वहां पर जैसे ये समुद्र है तो इसका ऊपरी स्तर जो है ना वो गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है। तो ये जो इसका स्तर है, इसको किस शब्द से जाना जाता है? थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी प्रश्न पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। अल नीनो कहते हैं, ला नीनो कहते हैं, महाद्वीपीय पैटर्न कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका अल नीनो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल नीनो के बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। जो अल नीनो होता है उसकी वजह से जो है मौसम में परिवर्तन भी हो जाता है, कभी कभी तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है। तो अल नीनो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो प्रशांत महासागर की ऊपरी सतह जहाँ पर गर्म रहती है उस क्षेत्र को हम अल नीनो के नाम से जानते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है तो देख लीजिए। विश्व मौसम विज्ञान ने घोषणा की है कि मौजूदा अल नीनो मौसम पैटर्न कम से कम अप्रैल 2024 तक रहेगा। ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न है। तो अप्रैल 2024 में अल नीनो जो है वो समाप्त हो गया था। तो पूछ सकता है कि भाई अल नीनो क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको देख करके चलना है। चलिए अगला देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, नोहा डीइंग संगीत मेढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है व्यापम, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब आप कहेंगे ये प्रश्न पूछा कहाँ से? क्योंकि ये प्रश्न चर्चा में रहे हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो चर्चा में रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो ऐसे सभी जो सब्जेक्ट जो है चर्चा में रहे हैं, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो चर्चा में रहे हैं, उनके ऊपर हम प्रश्न बनाकर लेकर आएंगे, जिससे कि आपको कभी कोई परेशानी ना हो। देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर गोवा, कहाँ की है ये संगीत मेढक की प्रजाति? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये नोहा डीहिंग संगीत मेढक पाई गई है।
देखिए, इसका नाम किस नदी के नाम पर रखा है? तो इसका नाम नोआ डींग नदी के नाम पर रखा गया है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और अभी हाल ही में इस तरह के मेढक को खोजा गया है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का यह मेढक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से आपका पीवाईक्यू आ जाएगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्न। निम्नलिखित में द्वितीयक प्रदूषक कौन-सी गैस को कहा जाता है? कौन-सी गैस द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जानी जाती है? ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 या फिर जलवाष्प? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो ओजोन गैस है, इसे हम द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? आइए देख लेते हैं। देखिए, तो द्वितीयक प्रदूषक वे गैसें होती हैं जो निचले वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संश्लेषित होती हैं। यानी कि जो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा संश्लेषित होकर के ये गैसें निकलती हैं। जैसे कि ये गैसें आपके फ्रिज से निकलेंगी, आपके एयर कंडीशनर से निकलेंगी, तो ये ओजोन गैस जो है वो खतरनाक गैस होती है। पराबैंगनी जो आपकी ओजोन परत है, इसमें छेद करने का काम करती है ओजोन गैस। और कहाँ-कहाँ से निकलती है वो हमने आपको बता दिया है। तो ये जो है ओजोन गैस एक द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जानी जाती है। बाकी के ये जो तीनों हैं, ये प्राथमिक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। शैवाल की वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? आपने देखा होगा, आपके आसपास कहीं झील, तालाब हो या फिर तालाब जहाँ पर हो, आप देखते हैं उसके ऊपर हरी-हरी परत पड़ जाती है ना, बहुत हरी-हरी परत, मतलब पानी आपको दिखाई ही नहीं देता है। तो इसकी वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ये शैवाल कहलाते हैं। इस शैवाल की वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? आइए देख लेते हैं। तो क्लोरीनीकरण के द्वारा, वायु संरक्षण के द्वारा, ब्लीचिंग के द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरीनीकरण करके उसके जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों को नष्ट किया जाता है। उनमें क्लोरीन फेंक दी जाती है। क्लोरीन दवा आप जानते हैं, वो क्लोरीन जो है इस शैवाल को जो है पूरी तरह से नष्ट कर देती है और वहाँ का जो जल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो शैवाल को नियंत्रित करने की क्रिया को हम क्लोरीनीकरण कहते हैं। इसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक करके शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास में। खाद्य श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, ये 4 चीज़ें हैं। यदि घास प्रथम पोषित स्तर है, तो तृतीय पोषित स्तर पर कौन होगा? 4 चीज़ें बता रहे हैं। आपने पोषण का स्तर पढ़ा होगा, ठीक है ना? खाद्य श्रृंखला अच्छे से पढ़ ली होगी। तो बताइए, मेढक है, टिड्डा है, घास है और सांप है। आप बताइए तीसरे स्थान पर कौन आएगा यहाँ पर पोषित स्तर में? मेढक, टिड्डा, सांप या फिर दोनों? तो चलिए देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक। देखिए, प्राथमिक पोषक स्तर घास है, घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक, और मेढक को खाएगा सांप। तो तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है? पहले पर घास है, दूसरे पर टिड्डा है, तीसरे पर मेढक है। तो तीसरे स्थान पर मेढक आ रहा है और चौथे स्थान पर आपका कौन आ जाएगा? सांप आ जाएगा। तो इसका सही आंसर, क्योंकि तीसरा वाला पूछा है, तो आपका सही आंसर मेढक यहाँ पर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। वे अपने शिकार को चबा जाते हैं, वे अपना भोजन पूरा निगल लेते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, सांपों के दांत जहरीले होते हैं। कौन सा ऑप्शन गलत है? कौन सी बात सांपों के बारे में गलत है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे अपने शिकार को कभी भी चबाते नहीं हैं। यानी जो सांप होते हैं, वे अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, वे पूरा का पूरा उसको निगल जाते हैं। आपने देखा होगा चूहे को निगलते हुए, मेढक को निगलते हुए। तो सांप जो है अपने शिकार को निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका ये ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है। पेडागोजी के प्रश्नों को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों से पूछता है, दो पौधे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों द्वारा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? एक मतलब शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि भाई ये दो पौधे हैं, अब ये बताइए ये दो पौधे एक दूसरे से कैसे अलग हैं? तो अब इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा उन बच्चों के द्वारा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रदर्शन में भाग लेकर, पौधों के अध्याय को याद करके, हमने कहा था याद शब्द जहां भी आए तुरंत गलत कर दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एक बगीचे के लिए एक क्षेत्र का भ्रमण कर करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे कैसे क्या करेंगे? तो इसके लिए बच्चे एक बगीचे में जाएंगे और उस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे जहां पर वो पौधे पाए जाते हैं। फिर उन पौधों को देखेंगे और आकर के अपने टीचर को बताएंगे कि ये पौधे एक दूसरे से कैसे अलग हैं। उसके लिए उन पौधों को देखना पड़ेगा। तो छात्र बगीचे में जाएंगे और उन पौधों का अच्छे से अध्ययन या फिर देखेंगे, तब जो है अपने जो शिक्षक को बताएंगे। चलिए, ये आपका फिर से ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है, देख लीजिए। ईवीएस सीखने में बच्चों को प्रभावित ढंग से संलग्न करने का सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है? अगर आप बच्चों को ईवीएस सिखाना चाहते हैं, तो उनको उन बच्चों का जो मन है वो ईवीएस में लगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्षेत्र का दौरा करेंगे केवल चर्चा के माध्यम से,
केवल व्याख्यान के माध्यम से या फिर केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ कर के? बताइए, आप तो इसको देखते ही कर सकते हैं, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रश्न भी नहीं पढ़ते तब भी इसका आंसर दे सकते थे। अब ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो हमारे साथ में शुरू से जुड़े हैं। 5 वीडियो जिन लोगों ने ईवीएस या फिर सीडीपी वगैरह की देख चुकी होगी, वो देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही सर आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया है केवल शब्द नेगेटिव टैग वर्ड होता है। जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द रट कर, याद कर कर, अध्याय कर कर, ये शब्द आ जाए, कंठस्थ कर कर आ जाएँ, तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएँगे। देखिए 3 ऑप्शन में आपको केवल शब्द देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र का दौरा करके। अगर आप ईवीएस बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चों को किसी न किसी क्षेत्र में लेकर के जाइए। मान लीजिए आप चिड़ियाघर लेकर के जाइए या कहीं आस-पास घुमाने लेकर जाइए, तो बच्चे अच्छे से जो है उस ईवीएस का अध्ययन करते हैं, उस अध्याय का अध्ययन अच्छे से करते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आपसे कहते हैं कि हम बीच-बीच में आपको ट्रिक भी देते रहते हैं, तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन के द्वारा भी ऑप्शन को कट कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, अगर आपको भी ये ट्रिक जो है पसंद आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। निम्न में से कौन-सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस वाला रोग कौन-सा है? आपके सिलेबस में रोग वाला चैप्टर दिया गया है, वहाँ से प्रश्न है। डिप्थीरिया, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग या फिर सामान्य जुकाम? वायरस की वजह से कौन-सा रोग होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सामान्य जुकाम है, वो वायरस की वजह से होता है। आपने सुना भी होगा कि आपके घर में किसी को जुकाम हो जाता है, तो फिर वो जुकाम सबको हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का वायरस होता है, जो भी उनके संपर्क में आता है, उन सबको वो जुकाम हो जाता है। ठीक है? अब डिप्थीरिया की बात करते हैं, तो डिप्थीरिया जीवाणु की वजह से होता है, फाइलेरिया परजीवी की वजह से होता है और कुष्ठ रोग एक जीवाणु संक्रमण है। तो इन तीनों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने सुना होगा, एमपी के तो आपको अच्छे से याद होंगे, लेकिन अदर स्टेट के भी याद रखने हैं जो एमपी के आसपास के हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से वायु के घटक घटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक हैं? जो जीवित प्राणी हैं, जैसे हम हैं, मनुष्य हैं या फिर जानवर हैं, उनके लिए हानिकारक है। कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? देखिए, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती तो है, लेकिन नाइट्रोजन हानिकारक नहीं होती, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन ही है, ठीक है ना, पूरे वायुमंडल में। हानिकारक होती तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। अगला है धूल और जलवाष्प। धूल तो हानिकारक होती है, लेकिन जलवाष्प हानिकारक नहीं होती है। धूल और धुआं, यही आपका सही हो जाएगा। धूल और धुआं, ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानवों के लिए हानिकारक हैं। दिल्ली में चले जाइए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि धूल और धुआं किस तरह से मानवों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन भारत की 3 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र में से एक है? यानी जो 3 जैव विविधता वाले क्षेत्र भारत में हैं, कौन-कौन से अभी बताएँगे, उनमें से एक कौन-सा है? हिमालय, अरावली, खासी पहाड़ियाँ या सभी? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हिमालय का क्षेत्र है, वो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। अब ये होता क्या है, आइए देख लेते हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्तर होते हैं जो मानव आवास से खतरे में आ जाते हैं। तो जहां भी जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट होंगे, वहां पर कभी भी मानवों को नहीं रहने दिया जाएगा। जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन रह नहीं सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो हिमालय का क्षेत्र हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया, सुंदरवन के आसपास का क्षेत्र हो गया, और भारत वर्मा की जो सीमा रेखा है, भारत म्यांमार की जो सीमा रेखा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये 3 हमारे पास जो है हॉटस्पॉट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? 1 जनवरी 2014, 2 अक्टूबर 2014, 24 नवंबर या फिर 25 दिसंबर? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो सकता है? अगर पानी आपके आसपास जमा हुआ है, तो कौन सा रोग हो सकता है? पोलियो, चिकन पॉक्स, निमोनिया या फिर मलेरिया? तो मलेरिया के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं कि आपके आसपास अगर पानी कहीं पर भी जमा है, तो इस पर मच्छर आकर के बैठेंगे, ठीक है? मच्छर आकर के बैठेंगे, उनके लार्वा उत्पन्न होंगे। उन लार्वा में से मादा एनाफिलीज का भी एक मच्छर का लार्वा होगा। वो जो मच्छर है मादा एनाफिलीज, वो आकर के आपको काट लेगा, जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। हालांकि मलेरिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19।
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर अपना घोंसला बनाता है? अब ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आपका 2022 वाला। 2022 में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग टाइप के पक्षियों के बारे में, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। नॉर्मल पक्षियों के बारे में पता रहता है, पर ऐसे पक्षियों के बारे में नहीं पता रहता है। तो हम सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और लास्ट में तो हम ऐसा कर देंगे भाई, 500 या फिर 100 की एक पूरी मैराथन लेकर के आ जाएंगे, लेकिन वो काम 30 तारीख के बाद करेंगे, ठीक है ना? 30 या फिर 31 के बाद करेंगे, क्योंकि अभी हम पूरा डिटेल में आपको जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि कहीं से भी कोई प्रश्न बने तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। देखिए, तो दर्जी पक्षी या फिर टेलर बर्ड कहते हैं, कोयल, हमिंग बर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने नुकीले चोंच की मदद से पत्तियों को जोड़ करके अपना घोंसला बनाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दर्जी पक्षी होता है, जिसे टेलर बर्ड कहते हैं। ऐसा काम इस पक्षी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो ढाका किस देश की राजधानी है? एक प्रश्न आपका राजधानियों से जरूर आएगा, या फिर राजधानी और मुद्रा से एक प्रश्न आएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो बहुत फेमस देश होते हैं उनकी ही राजधानी मुद्रा एमपी टेट में पूछा जाता है। तो ढाका किस देश की राजधानी है बताइए, आपको तो पता ही होगा। अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और राजधानी क्या है? ढाका। तो ढाका टका ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राजधानी ढाका हो गई और मुद्रा टका हो गई। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। और अभी आपको पता है बांग्लादेश में प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। नए प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होगा? पीएसएलवी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। अंतरिक्ष वाले जो चैप्टर है, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम 2-3 प्रश्न इसमें ले लिए हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से एक 50 प्रश्नों की वीडियो बना देंगे, क्योंकि कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, पोलर सल्फर लिक्विड व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो जाता है पीएसएलवी का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बच्चों के द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई है, उस अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? ये आपका ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है। देखिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति कहेंगे, नाटकीय अभिव्यक्ति कहेंगे, सामाजिक या फिर सौंदर्य। तो बच्चों ने कोई नई चीज की है, कोई नई चीज का निर्माण किया है, तो आप क्या कहेंगे? आप उसे रचनात्मक अभिव्यक्ति या फिर क्रिएटिवनेस कहेंगे, कि वाह भाई यार, क्या बच्चा, इसने क्या क्रिएटिविटी वाला काम किया है। तो क्या कहते हैं उसको? रचनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं, और बच्चा इस तरह से स्माइल करने लग जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। ये भी ईवीएस पेडागोजी का प्रश्न है। एक शिक्षिका ने छात्रा को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया, और सभी चीजें जो उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है, उन सब का चित्र बनाना है, ऐसा शिक्षिका ने कहा। अब यह अधिगम का कौन सा तरीका है जिसमें ऐसी बातें कही जाती हैं कि अपने आसपास की चीजों का चित्र बनाइए, या अपनी आसपास की कोई नई चीज दिख रही है उसको लिख करके ले आइए, नोट डाउन करके ले आइए। तो ये किस प्रकार का अधिगम होता है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये आपकी अवलोकन विधि है, खेलकूद विधि है, प्रदर्शन विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवलोकन विधि। अवलोकन नाम से ही आप समझ जाएंगे, अवलोकन का अर्थ होता है चारों तरफ की चीजों को देखना, उनका अवलोकन करना, फिर उसको नोट डाउन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 24 देखिए, वायु प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? अगर वायु प्रदूषण हो रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? चलिए, ऑप्शन देख लेते हैं। स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना, सीएफसी का अत्यधिक उपयोग, लकड़ी का अधूरा दहन, पेड़ों का काटना। पेड़ों को काटेंगे तो भाई वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। लकड़ी का अधूरा दहन करेंगे तो धुआं ज़्यादा निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा। सीएफसी का अत्यधिक उपयोग करेंगे, ओजोन निकलेगी, ओजोन परत को हानि पहुंचाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छ ईंधन का उपयोग करेंगे और परिवहन योजना को नियंत्रित करेंगे। जैसे दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, तो ऑड इवन वाला एक प्रारूप चलाया था जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने। तो वो क्या किया था? उन्होंने वाहन परिवहन योजना को नियंत्रित करने का कार्य वहां पर किया था। अगला देखिए, 21 नंबर का प्रश्न देखिए। एक शाकाहारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निर्माता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, या फिर तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं? खाद्य श्रृंखला आपने अच्छे से पढ़ी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जैसे कि यहाँ पर घास है, इस घास को बकरी ने खा लिया, तो बकरी क्या हो गई? प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, और एक शाकाहारी हो गई, क्योंकि ये घास को खा रही है। ठीक है, बकरी को खाएगा शेर, शेर आपका द्वितीयक हो जाएगा। शेर को खाएंगे बाज, बाज आपके तृतीयक हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। सर, शेर को बाज कैसे खा लेंगे? मेरा मतलब है, जब शेर मर जाएगा तो उसका बॉडी जो होगी उसको खाने का काम सफाई कर्मी कौन होते हैं? बाज गिद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है? स्टैटिक जीके भी आपकी पूछी जाती है। दार्जिलिंग को, असम को, राजस्थान को, या फिर लद्दाख को? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख को ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का ये प्रश्न है। 27 नंबर देखिए,
आपके नंबर कितने आए हैं भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है सबको लास्ट में, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़े में काम करता है, यानी कि वो दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के। ये ऐसा नहीं कहते नहीं तुम फीमेल हो तुम ही काम करोगी, नहीं भैया, ये बहुत एकदम मतलब कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे के मतलब सहपाठी होते हैं या फिर सहमित्र होते हैं, क्या कहते हैं। तो ये दोनों बराबर काम करते हैं, तुम भी जितना काम करोगे उतना हम भी काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर के का अपना घोंसला बनाते हैं। कौन से ऐसे पक्षी हैं, सनबर्ड, कौवा, कोयल या फिर बया पक्षी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सनबर्ड ऐसे पक्षी होते हैं जो जोड़े में काम करते हैं और मिलजुल करके अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आपका पूछा गया है एमपी टेट वर्ग 3 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका कौन से नंबर का देश है जिसने मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा था। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, अंतरिक्ष की बात की जा रही है, चंद्रमा की बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो अंतरिक्ष में भेजने वाला अमेरिका कौन से क्रम का होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर का होगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर यूएसएसआर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रूस, ठीक है, रसिया जिसे पहले कहते थे। तो रूस जो है उसने सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा था। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर अमेरिका ने भेजा, अब वो सच है कि गलत है वो वहाँ पर एक चर्चा का विषय है, उसको छोड़िए। लेकिन अमेरिका ने अपना जो है मानवों को सबसे पहले चंद्रमा पर भेजा है, चांद पर उतारा है, उसके बाद अब तक किसी ने नहीं उतारा है। तो चांद पर बात की जाए तो पहले नंबर पर आएगा और अंतरिक्ष में बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आएगा। ये प्रश्न जरूर बन सकता है क्योंकि भारत भी अपने लोगों को अंतरिक्ष में गगनयान के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। गगनयान के बारे में प्रीवियस जो ईवीएस की हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें हमने डिटेल में समझाया है, जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आखिरी प्रश्न होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आपके कितने नंबर आए हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, गंगा डॉल्फिन, टोर टेम्ब्रॉइड्स, वेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोर टेम्ब्रॉइड्स, या फिर यहाँ पर बच्चों को याद रहता है कि टोरा टोरा, ठीक है। तो टोरा टोरा भी याद रख सकते हैं आप। वैसे इसका असली नाम महासीर होता है, ठीक है। और यह जो है ताजे पानी की मछली होती है, महासीर मछली, जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। तो एमपी जीके का भी प्रश्न यहाँ पर हमने कवर कर लिया। एमपी जीके के एक दो प्रश्न आपको जरूर दिखेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भाई बताइए कितने नंबर आए और कमेंट में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत आपके लिए किया है। शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के पास में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, सारी वीडियो जिससे कि सही टाइम पर आप तक पहुंचती रहें। इससे पहले देखिए मैथ पेडागोजी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वीडियो नंबर 14। उससे पहले इंग्लिश की वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो है वो इंग्लिश की वीडियो है। सीडीपी की वीडियो, ईवीएस की वीडियो, हिंदी की वीडियो अभी सुबह ही अपलोड की है। अच्छा वहाँ पर रिस्पांस आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए और लगातार हम आपके लिए क्लास चलाते रहेंगे अंतिम दिन तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम स्टार्ट होगा तो डेली बेस पर एनालिसिस भी स्टार्ट कर देंगे एग्जाम का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, दोनों आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपके लिए हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।